नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे रैमको स्टॉक के बारे में। आखिर क्या क्या मार्केट को एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक को लेकर के, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या लेवल पे रही है और कंपनी किस हिसाब से कामकाज करती है। तो कहती है मुझे लगता है कि आईटी से रिलेटेड कामकाज करती है। कहती है जो प्रोडक्ट इन द प्लेटफॉर्म्स ड्राइविंग द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और एविएशंस, पेरोल्स, ईआरपी और लॉजिस्टिक्स की सॉफ्टवेयर और इस पे कामकाज करती है। जो ऐसे लगता है, देखने में लगता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल के बाद पार्टनरशिप की बात करती है कंपनी, यहाँ पे देखने को आती है। कंपनी कहती है हमारे पास तो बड़े बड़े क्या है क्लाइंट्स हैं। पहली दफ़ा कहते हैं ईआरपी पर एवरी बिजनेस को हम एक लेके आते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, एमआरओ की बात करते हैं, हेली ऑपरेटर्स की बात करते हैं। मतलब जो भी जरूरत की चीज़ें होती हैं ना, उस पर कामकाज करती नजर आती है। जिसमें कहती है हमारे पास जो कस्टमर बेस है, हमारे कस्टमर कौन है, कहती है बड़ी बड़ी हमारे पास रेड टैक्स हैं, डीएलएफ हैं जिसके लिए हम पेरोल और ये सारे काज देखते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स हैं। मतलब बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनका। फिर कहते हैं 1,000 से ज़्यादा कस्टमर अक्रॉस द 35 कंट्रीज़ में, जैसे कोका कोला की नाम भी देखने को मिलती नजर आती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ कहती है हमारे कस्टमर है, अर्थात उनके लिए कामकाज करती नजर आती है। जहाँ कहती है 35 कंट्री है और 30 ऑफिस है कंपनी के अंदर, और करीब 1800 से ज़्यादा एम्प्लॉय है कंपनी में। ये इसके लिए थोड़ा सा पोटेंशियल था मार्केट को लेकर के। आखिर मैनेजमेंट क्या करती है, क्या क्या काम करती है, इसके बारे में देखा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप को लेकर के, स्टॉक मार्केट में क्या कहना चाहता है। जहाँ पे स्टॉक में ये देखने को मिला, जो एक महीने में देखने को मिला करीब 8% की जंप, 6 महीने में देखने को मिला करीब 18% की जंप, और इतना ही नहीं, एक साल में देखने को मिला करीब 36% के आसपास की जंप, और 5 साल में करीब 77% का जंप था। खास के इस पीरियड में अच्छी खासी जंप हुई थी, लेकिन जंप के बाद दोबारा मार्केट जो टूटी, वो मार्केट टूटी तो उबरना बड़ा मुश्किल था, और उबरते उबरते उबर गई, लेकिन धीरे धीरे सस्टेन करती नजर आ रही है। कहाँ से? कुछ टाइम फ्रेम में यदि देखा जाए एक महीने के चार्ट में, तो थोड़ा सा सस्टेन करती नजर आती है। कहाँ से? इस लेवल से। चलिए, इसी स्टॉक के बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं आज की लर्निंग में। तो देखते हैं क्या क्या निकल के आती है इस स्टॉक को लेकर के। जहां हम 3 एस्पेक्ट की बात करेंगे। पहला इज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल में बिजनेस मॉडल के बारे में हमने देखा, बिजनेस क्या करती है, ईआरपी से रिलेटेड कामकाज, पेरोल से रिलेटेड काम, इससे होने वाली प्रॉफिट और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में देखें इसका ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड में दो तरह की ट्रेंड आती है मार्केट में। सेल्स का ट्रेंड कैसा बनता है, क्या जंप करती नजर आती है, या फिर स्टॉक की जो ट्रेंड है वो सेल्स के जंप के हिसाब से एवरेज अच्छी निकलती है, या फिर उसके रिवर्सल चलता है, ये देखने वाली बात। तीसरा एस्पेक्ट इज सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल में देखते हैं पल पल के न्यूज और आर्टिकल्स को देखा जा सकता है, मार्केट की पॉलिसीज को देखा जा सकता है। जहाँ पे बजट वाली चीज़ है उससे भी कुछ मार्केट को इफेक्ट और हिट करती नजर आ सकती है। तो चलिए, जैसे क्या होता है बजट में कुछ सेक्टर में अच्छी गवर्नमेंट बुश चाहती है, तो दूसरे सेक्टर पिट जाता है कई बार। मतलब वहाँ नहीं चलता, दूसरे सेक्टर ज़्यादा चलने लगता है, क्योंकि सारे जो शेयर होल्डर हैं वो वहाँ से बेचते हैं, दूसरे में लगा देते हैं पैसा, इसलिए मार्केट एक के लिए थोड़ा सा नज़दीक या बढ़ घट जाती है। चलिए, रामको सिस्टम इज इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर प्लेयर हैविंग द मल्टी टैलेंट्स cloud and mobiles basis enterprise software in HR and the global payroll ERP and the MRO and aviation पे कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल बुक वैल्यू की तरफ चर्चा करें। बुक वैल्यू कहती है 87-88 रुपये का, और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कुछ बात नहीं करती, क्योंकि कंपनी नुकसान में है। अब नुकसान में क्या है, स्टैंड लोन नुकसान में है, कंसोलिडेटेड नुकसान में, ये तो देखने वाली बात होगी जब हम कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन में डेटा पे जाएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखें, जो अभी डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, उसमें कहता है स्टॉक का पी तो कुछ कहती नहीं है, साइलेंट बैठी है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का क्या निकल के आ रही है, 68 रुपये से ज़्यादा का नुकसान देखने को मिला है। जहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी का क्या कहता है, 10 रुपये का कहता है, वहाँ पे कंपनी का टोटल क्या हुआ, नुकसान हो गया। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यहाँ पे शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ शेयर देखने को मिली है स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे इंडस्ट्रियल के पी की बात करते हैं 36.01 का, और आर कहती है निगेटिव में, क्योंकि ये सब कंपनी भी निगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस चल रही है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो डेट्स और इक्विटी एंड डेट्स का रेशियो है, डेट्स टू इक्विटी का, तो वो कहती है 0.20 का करंट रेशियो, थोड़ा सा इससे बेटर है, 0.75 का निकल के आती है। जहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 51% से ज़्यादा की होल्ड करके बैठी है,
और नियरली 4 गुना से आसपास मार्केट कहाँ से बुक वैल्यू से जंप हो चुकी है। तो ये दो आकलन पे चलिए प्रयास करते हैं। यदि केवल प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे किसी स्टॉक को आकलन किया जाए तो फेस वैल्यू कहता है 10 रुपये का, अर्निंग करता है कहते हैं करीब करीब 7 गुना के आसपास क्या है निगेटिव में है। पॉकेट में जितना 10 रुपये की आपकी वैल्यू है उससे 10-7 गुना क्या है निगेटिव देखने को मिलती है। इस हिसाब से मार्केट क्या लेवल पे होना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पीयर्स के हिसाब से क्या करना चाहिए, ये हम आगे चल के प्रयास करते हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव का नाम है जिसका नाम है पीयर्स को कंपेयर करने के लिए वहाँ पे देखा जा सकता है कि ओरेकल्स हैं, पीबी फिनटेक है, केपिट है, टाटा लेक्सी है, कोफोर्ड है, टाटा टेक्नोलॉजी है। ढेर सारे कंपनी है इस सेक्टर के अंदर जो कि सेम सेक्टर के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। यहाँ की पी कुछ और कहता है, वहाँ का कुछ कुछ और कहता है। तो इनको किससे कहाँ से कंपेयर करके ये कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग देखने को मिला है, लॉस की वजह क्या है उस पर देखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगले पड़ाव क्या कहता है उसके बारे में। अगले पड़ाव में देखा जाए जैसे हम कंसोलिडेटेड डेटा की बात कर रहे थे वहीं डेटा में चलते हैं और वो कंसोलिडेटेड डेटा कहती है कंपनी का लगातार क्या हो रही है, लगातार तो बिल्डअप हुई थी प्राइस, कहाँ पे रिवेन्यू लगातार बिल्डअप हुई थी, लेकिन सस्टेनेबल देखने को नजर आती है। कहती हाँ सेल्स तो ग्रो लेवल पे है, लेकिन क्या है, लेकिन इशू ये है जितना इनका सेल्स है ना नियर अबाउट उतने के आसपास इनका एक्सपेंस भी पहुंच जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अदर इनकम तो कुछ होगा। कहती है अदर इनकम तो कुछ नहीं है मेरे पास, 1 करोड़ के आसपास है। तो हाथ में क्या है, तो टोटल क्या हुआ 23 करोड़ का आपने डिप्रिसिएशन बुक किया। बेसिकली ये डिप्रिसिएशन क्या है इसको आकलन करके देखिए। बेसिकली कुछ है, खर्च नहीं है, ये अपनी संपत्ति जो है ना उसको डिप्रेशन लग गया। तो 23 करोड़ का क्या हुआ, एक्चुअल में नुकसान हो जाती है कंपनी को लेकर। चलिए नुकसान हो गया तो क्या कर सकते हैं। अगला पड़ाव क्या कहता है, और इस मार्केट जो लगता है ना कई बार कुछ अलग अलग टेक्निक्स होते हैं समझने के लिए। कई बार आप कैलकुलेशन के टाइम पे डिप्रेशन को छोड़ दीजिए, वैसे एक एक्चुअल खर्चा नहीं होता ना, एक्चुअल खर्चा है। हाँ आपकी जो मशीनरी और बाकी सारी चीज़ें हैं जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होती है उसकी वैल्यूशंस में कमी होती है, लेकिन एक्चुअल में वो मार्केट कैप से कितनी, मार्केट वैल्यू से कितना कम होता है वो भी एक सोचने वाली बात है। हर चीज़ तो डिप्रिसिएशन के अंदर आती है, लेकिन क्या मार्केट में उस रेट पे फिर मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वो आकलन करना चाहिए, जिसकी वजह से 23 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है यहाँ पे। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी में देखा जाए तो कहती है ईयरली बेसिस में लगातार जंप कर रही है, कोई इशू नहीं, कोई चर्चा नहीं है इस तरह के यहाँ पे गिरावट का माहौल हो, डिक्लाइन कर रही हो। लेकिन ओवरऑल क्या होती है, ओवरऑल देखने को ये मिली क्या, तो ये 242 करोड़ का क्या होती है लॉस में चली जाती है। कहाँ से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही लॉस में चली गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद डिप्रिसिएशन भी लॉस में गई, तो मतलब कंपनी फिलहाल लॉस में देखने को मिली लास्ट में 242 करोड़ का। अब आते हैं कंपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करेंगे कुछ एस्पेक्ट को लेकर के, जहाँ पे बोरोइंग्स का फिगर क्या कहती है, कहती है बोरोइंग्स हमने लगातार क्या किया, बोरोइंग्स डेट्स फ्री होना चाहते हैं, डेट्स फ्री होना चाहते हैं तो क्या आपके मार्केट में पैसे ही फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ है। कहती है हाँ बाबा पैसे तो हैं फंसे हुए। जहाँ पे कंपनी नुकसान में है वहाँ पे 95 करोड़ का मार्केट में पैसा भी फंसा हुआ है। अर्थात कितना नुकसान में था कंपनी, कंपनी नुकसान में था नियरली कितने पूरे साल में 243-42 करोड़ का। उसके बाद भी कंपनी के पैसा फंसा हुआ है मार्केट में कितना 95 करोड़ का। अर्थात यदि सेल्स के बेसिस पे देखें तो कितना परसेंट होता है, 526 करोड़ का था, उसमें 95 करोड़ का पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और मार्केट में उनका लॉस भी देखने को मिला। लॉस किसकी वजह से है, एक्सपेंसेस ने ज़्यादा कर लिया, ऐसा तो नहीं था। तो चलिए हम जानने की प्रयास करते हैं। एक्सपेंसेस की बात में करते हैं, हमारा जो मेन खर्चा है वो एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर खर्च भी है। अब एम्प्लॉय कॉस्ट कहती है जो हमारे पास कम है, सॉफ्टवेयर बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च क्या लगता है, एम्प्लॉय कॉस्ट, इनोवेशंस करने के लिए। और ये कहते हैं हमारे सबसे ज़्यादा खर्च क्या है, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या होगा, अदर कॉस्ट में होगा रेंट, ऑफिसेस, इधर उधर बाकी सारे खर्च। वो खर्चा हो गया 70% और ये खर्चा कहता है 58।
चलिए नेक्स्ट पड़ाव को लेकर के, और अभी तक आपने, मुझे लगता है कि अब आते हैं पियर्स को लेकर के। पियर्स के बारे में यहाँ क्या कहती है, तो पियर्स के बारे में निकल के आती है सी इन्फो, इसको मैक क्या था, माई मैक मैप माई इंडिया करके जो कंपनी है उसका है सी इन्फो सिस्टम्स। ऐसे क्विक हिल्स की बात करती है, शुवैक्स की बात करती है, रैमको सिस्टम की बात करती है। जो मतलब इनमें क्या देखने को मिला, स्टैंड लोन में नुकसान देखने को मिला। कंसोलिडेटेड के बेसिस पे कहती है रैमको जो है, तब भी ये 2200 करोड़ के आसपास क्या है, नुकसान में ही देखने को बनी थी। ये डेटा कब तक आता, ये डेटा भी कई बार गलत होता है, ये डेटा अपडेटेड नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा यदि मेरी आवाज़ कभी पहुंचती है निनिशी के बीटा वर्जन तक और निनिशी के, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए एक बेहतर, यदि उन्होंने वेबसाइट्स बनाया है, लिंक किया है, तो सारा करेक्टली इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन फैच नहीं होता उनको भी सिस्टम से थोड़ा ठीक करना चाहिए। जहाँ पे यहीं पे चर्चा कर लो तो यहाँ पे निकल के आती है, आप इसके डेटा को देखेंगे फाइनेंशियल में तो कहती है 23 तक के डेटा है, जबकि 24 और उसके बाद का भी टाइम फ्रेम आ चुका है मार्केट में लेकर के। यहाँ पे एक चीज अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये चार्ट ग्राफ कहती है 51%, 52% है प्रमोटर्स, रेस्ट 48% है पब्लिक। आपस में दोनों का तालमेल क्या कहती है, जहाँ पे इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात करें तो निकल के आती है करीब 34-35 हज़ार के आसपास। उस 34-35 हज़ार के आसपास शेयर होल्डिंग वाले में प्रमोटर्स जो हैं वो तो रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड है मेन प्रमोटर्स, दूसरा है रैमको सीमेंट, और इसमें इसके देखा जाए तो ये किनकी कितनी काजी कंपनियां कहती हैं, इनके पास 3 कंपनियां हैं, राजा पल्यम बिल्स, रैमको और द रैमको सीमेंट, 3 कंपनियां हैं। और एक इनकी मेन कंपनी रैमको सीमेंट भी था ना, रैमको सीमेंट भी है, इनकी भी अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी होगी। इनकी भी हिस्सेदारी 3 कंपनियों में निकल के आती है, रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको सिस्टम और मलाम, मतलब 3-4 कंपनी में इनका भी ट्रेडिंग और वो देखने को मिलता है, पोजीशन देखने को मिलता है। अगले पड़ाव पे आते हैं जिसका नाम है एफ आई और डी आई। यहाँ पे डी आई एफ आई की तादाद को देखो तो एफ आई की तादाद थोड़ा सा ज़्यादा है किससे, डी आई की तादाद से। तो डी आई से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, मतलब कौन परफॉर्म, क्या कहते हैं, पोजीशन लेके बैठा है, एफ आई। डी आई की पोजीशन थोड़ा सा कम है, उसके आधा के आसपास है। अब उसमें एफ आई में क्या है, क्या उनकी खुद की कुछ ये अदर कंपनी से पैसा आ रखा है या कुछ ऐसा तो नहीं है, ये तो वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। वो तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा आखिर ये जो पैसा आया वहाँ से, फॉरेन से, खास कर डीआई के थ्रू, तो वो डीआई के पैसा किसका था, ये भी एक विषय हो सकता है आगे चल करके। जैसे अभी अलग सा सारे ढेर सारा क्वारी उठती है अलग अलग कंपनियों को लेकर। तो यहाँ पे पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, जिसमें से एक है रवि कुमार रामकिशोर शनवालका, अब इनके पास ये स्टार्टिंग से देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ और देखें इसकी रिटेल में क्या काम करती है, कहती है रिटेल में इनके पास जो तादाद है वो रिटेल की तादाद क्या कहती है, नियरली 18%, 19% के आसपास की तादाद कहती है इसके बारे में। और समझने के लिए ये मिलता है जो यहाँ पे 18% क्या है, 19% मानते हैं, 19% की होल्डिंग किसकी है, एक रिटेल की है जिन्होंने 2 लाख से कम की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। अब आते हैं इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ, जहाँ पे देखा गया तो मार्केट पहले इतना था नहीं, मार्केट यदि सस्टेन भी करती तो ये जो एक शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट गेन बनाई गई एक छोटे से पीरियड में था, ये मार्केट यदि चलती भी तो यहाँ से कहाँ जाती, इसी लेवल पे आके खड़ी होती। ये लेवल इसका यही था, लेवल क्या था, लेवल इसका यही था, लेकिन लेवल को बेसिस मान लेते हुए मार्केट ने पुल बैक ले लिया। और पुल बैक मार्केट में कई सालों से रीजन होता है, और पुल बैक ले लिया तो उसके हिसाब से क्या हुआ, मार्केट ने रिएक्ट कर गया। ये मरते ये देखने को मिलती है, यहाँ पे इनका सपोर्टिंग जोन यही था पहले का, और हायर साइड टू हायर भी यही था। इन दोनों में क्या हुआ, मोमेंटल ये हुआ जो हायर कुछ और बन गया और लोअर वहीं के वहीं अटकी है। तो अर्थात आप आंकलन करके देखिए इनका हायर टू हायर कहाँ था, हायर टू हायर यहाँ तक गया था, ऊपरी लेवल तक गया था, और वहीं के आसपास आज भी मार्केट है गिरने के बावजूद भी। हायर टू हायर ये बोला, ये जो शॉर्ट पीरियड में था ना, ये एक छोटा सा क्या था, छोटा सा पुल बैक था, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ था, एक पैनिक हुआ था, और पैनिक में कई सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा दबा दबा के। अब किसका गया, क्योंकि मार्केट में एक ही रूल अप्लाई होता है,
जब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो लोगों ने खरीदा तो प्राइस बढ़ी। अब जब बड़ी बुजुर्ग कहते थे जब कुछ बेचा तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अच्छी रेट पे बेचा तो नीचे वाले को क्या हुआ, अब वो सेटअप करके बैठे हों या फिर नुकसान में लेकर के निकल गए होंगे। ऐसा ही होता है अक्सर मार्केट में, एक को प्रॉफिट एक को नुकसान तो करना ही है। चलिए अगले पड़ाव पे देखें क्या कहती है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे ईयर ऑफ ईयर हिसाब से कहती है क्योंकि फोकस रिमेनिंग स्ट्रांग इन द डिलीवरिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस रैमको के बारे में कहती है। जो अभी अपडेट आया था लेटेस्ट में, उसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला एनुअली डेटा में जो लगातार क्या थी, ग्रो लेवल थी, कई बार डिक्लाइन थी, तो डिक्लाइनिंग का पार्ट था और उसमें ऑलमोस्ट ये नज़र आया, जो खास के मैं ये देखूँ यदि कंपनी ओवरऑल कंपनी नुकसान में था 242 करोड़ का, तो इनका मार्केट में पैसा ज़्यादा फंसा था, तो कहते हैं मार्केट में तो पैसा फंसा था करीब करीब 95-100 करोड़ के आसपास का, नुकसान के बावजूद भी। चलिए जो पैसा कितने दिन में आते थे, पैसा देने की टर्म थोड़ा सा कम था ना, 2 महीने 3 महीने में पैसा कहते थे हमारे पास आ जाता है। चलिए अच्छी बात है, जो है वो भी अच्छी बात है। जो जैसे डेटा था वैसे हम समझने का प्रयास किए हैं। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट हमने लेते हैं कि आखिर बैलेंस शीट और पीएल को एक आपस में कंपेयर करने के लिए, आखिर इसका यदि किसी इंडिविजुअल के पास, किसी पर्सन के पास, आप खुद का भी देखेंगे जो हमारे पास क्या लेना है, क्या देना है, उसमें से क्या बचता है, क्या हमारे पास टेंशन तो नहीं है, ज़्यादा लग रही है, टेंशन है तो किस चीज़ की टेंशन है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ भी इफेक्ट करती नज़र आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।